वेलकम फ्रेंड्स। टीचिंग एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अगर आपको टीचर बनने का सपना है तो इसे अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो में अगर एक भी नया कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलता है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मुख्य असेसमेंट, नॉट इवैल्यूएशन, यू कैन यूज इवैल्यूएशन आल्सो, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अंतिम अंक फाइनल ग्रेड देना। बी, विद्यार्थियों की शक्तियों और कमियों का पहचान करना। सी, केवल उपस्थिति मापना। डी, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन करना। सही उत्तर है बी, विद्यार्थियों की शक्तियों और कमियों का आकलन करना या पहचान करना। नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों और उनकी क्षमताओं का पता लगाना होता है। इससे शिक्षक यह समझ पाते हैं कि छात्र किस विषय में कमजोर है और उन्हें किस प्रकार की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है। मुख्य बिंदु है सीखने की कमियों को पता करना, सुधारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करना। अंतिम अंक देने के लिए नहीं होता है, इसलिए डायग्नोस करना होता है, इसमें समस्या की पहचान करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किस विधि से किया? ए, मात्रात्मक अनुसंधान। बी, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखकर उनके उत्तरों का विश्लेषण करना। सी, प्रयोगात्मक विधि और खेलते समय बच्चों का अवलोकन। उत्तर है बी, नैतिक दुविधाएं और प्रस्तुत करके उत्तरों का विश्लेषण करना। ठीक है, तो कोलबर्ग ने बच्चों को नैतिक दुविधाएं, जैसे हेंज डायलेमा था। हेंज डायलेमा में क्या था? वो हेंज को नैतिक डायलेमा या नैतिक दुविधा आ गई थी क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास पूरे पैसे नहीं थे जो दुकानदार मांग रहा था। तो उसके सामने उलझन थी कि या तो उतने पैसे में दुकानदार से पैसे ले, ये दवा ले, या तो फिर चोरी करे। तो इस तरह की दुविधाओं से जुड़े प्रश्न देकर बच्चों के नैतिक स्तर का कोलबर्ग ने अध्ययन किया। तो इसका मुख्य बिंदु है 3 लेवल पर 6 चरण पर मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क पर आधारित सिद्धांत के आधार पर उसने बच्चों का नैतिक विकास का अध्ययन किया। तो ये परीक्षा में कोलबर्ग का है मोरल डिलेमा और मोरल डेवलपमेंट। तीसरा है विकास का सेफालोपॉडल सिद्धांत क्या बताता है? शरीर से के केंद्र से बाहर विकास, सिर से पैर की ओर विकास, सरल से जटिल विकास, या सभी बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। तो ऑप्शन ए था शरीर के केंद्र से बाहर का विकास, बी था सिर से पैर की ओर विकास, और सी था सरल से जटिल विकास, और डी से सभी बच्चों का विकास अलग अलग गति से होता है। इसका सही उत्तर है सिर से पैर की ओर विकास। कॉडल सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर से शुरू होकर धीरे धीरे गर्दन, धड़, पैरों की ओर होता है। बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना और चलना सीखता है। तो सेफेलो का अर्थ होता है हेड और कॉडल का अर्थ होता है फीट। तो सिर से लेकर पैर तक का विकास। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सार्थक अधिगम के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो पहला है एलाबोरेटिव रिहर्सल, बी है नेमोनिक्स, सी है रोट रिहर्सल, डी है कॉन्सेप्ट मैप। उत्तर है सी, रोट रिहर्सल, जिसका मतलब होता है रट कर याद करना। इसमें क्या करते हैं विद्यार्थी? बिना समझे केवल बार बार दोहराकर याद कर लेते हैं। इससे जानकारी अधिक समय तक याद नहीं रहती और उन्हें समझ में भी नहीं आता। एलाबोरेटिव रिहर्सल जो होता है वो समझ कर सीखना होता है। दूसरा है नेमोनिक्स, याद रखने की एक विशेष तकनीक है। और तीसरा जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब अवधारणाओं से जोड़कर सीखना। परीक्षा का ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं कि रोट लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। प्रश्न संख्या 5, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम पर आधारित है? ए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी, इनसाइट लर्निंग, सी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, डी, क्लासिकल कंडीशनिंग। उत्तर है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। यह सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अनुसार व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और गलती करता है और उससे सीखता है। अंततः वह सही समाधान तक पहुंच जाता है या सही ढंग से सीख जाता है।
जैसे बच्चा साइकिल चलाते समय कई बार गिरता है, लेकिन अभ्यास करते करते वो सही ढंग से साइकिल चलाना सीख जाता है। तो सीखना क्या होता है? प्रयास और त्रुटि से होता है, ट्रायल और एरर से। सफलता मिलने पर सही प्रतिक्रिया जो होती है वो मजबूत होती है। यह लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट में ट्रायल एंड एरर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है? ए, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना। बी, विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग करना। सी, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना। डी, केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपेक्षा करना। उत्तर है ए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह सामान्य हो, दिव्यांग हो या किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से, उसे समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में सीखने का अवसर मिले, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। बी, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। सी, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। डी, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो हमें चुनना है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है कि ए, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन गलत है, क्योंकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को शामिल करता है, जबकि वृद्धि जो होता है वो ग्रोथ केवल मात्रात्मक, जैसे लंबाई, वजन को बतलाता है। तो ग्रोथ है मात्रात्मक और डेवलपमेंट है दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक। ग्रोथ है शरीर का बढ़ना और डेवलपमेंट है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। वाइगोत्स्की की निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा क्या बताती है? ए, वह अंतर जो विद्यार्थी स्वयं कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। बी, बिना सहायता के समस्या हल करने की क्षमता। सी, बहुत आसान कार्य। डी, विद्यार्थी की अंतिम उपलब्धि। सही उत्तर है ए, वह अंतर जो विद्यार्थी स्वयं कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। तो ZPD वह क्षेत्र है जहां विद्यार्थी अकेले कार्य पूरा नहीं कर सकता, लेकिन शैक्षिक अभिभावक या अधिक सक्षम साथी की सहायता से वह उसे सफलतापूर्वक कर सकता है। अगर मान लीजिए बच्चा कोई भी मैथ्स सपोज की डिवीजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन शिक्षक के संकेतों से वह सही उत्तर निकाल लेता है, तो यह ZPD का उदाहरण है। सीखने में सहयोग का महत्व, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो ZPD का अर्थ हुआ कि अकेले नहीं, सहायता से सीखना संभव है। डिसलेक्सिया से प्रभावित विद्यार्थियों को पढ़ना कैसे सिखाया जाना चाहिए? ए, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा। बी, अनुबंधन की विधि से। सी, उच्च कक्षा की कठिन पुस्तकें देकर। डी, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। उत्तर है ए, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा। डिसलेक्सिया एक अधिगम कठिनाई है जो बच्चों को पढ़ने, शब्द पहचानने और अक्षर ध्वनि समझने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को फोनिक्स के माध्यम से पढ़ाना प्रभावी माना जाता है। तो इसमें छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत कर अक्षर और ध्वनि का अभ्यास कराया जाता है। इसमें रीडिंग प्रॉब्लम होता है, इसके लिए फोनिक्स ट्रेनिंग दी जाती है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।